दोस्तों, तो हमने कोशिका के पार्ट 1 में कोशिका की सामान्य जानकारी देखी थी। तो चलिए आज समझते हैं कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका की खोज किसने की थी, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसके अंदर की थी? पेड़ की छाल के अंदर की थी और कोर के अंदर की थी। आगे देखिएगा जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने की थी। इन्होंने किसके अंदर की थी? जीवाणु के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जीवित कोशिका की खोज की थी। और क्या किया था लीवन हॉक ने? साधारण सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। सबसे पहले साधारण सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया था? लीवन हॉक ने। कोशिका के प्रकारों के बारे में। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसके बारे में देखिए। जितने भी जीव होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उनकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? अब नहीं होता है तो इसके कारण, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होने के कारण प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये कोशाद्रव में तैरते रहते हैं। केंद्रक होता तो ये तैरते नहीं, केंद्रक में ही रहते ही। अब केंद्रक नहीं है तो उसके अंदर ये क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। तो इन दोनों का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आगे देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो नीले हरे शैवाल हैं उनकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन जितने भी शैवाल होते हैं, नीले और हरे शैवालों को छोड़कर शेष शैवालों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। जितने भी उच्च कोटि के पौधे होते हैं और जंतु होते हैं उनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। और उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो बच्चों आगे समझते हैं कोशिकांग के बारे में। तो सबसे पहला कोशिकांग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। किसने की बच्चों? अल्टमान ने की थी, लेकिन इसका नामकरण सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर, बिजली घर, पावर हाउस आदि नामों से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल कहा जाता है। एटीपी मिल कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं। बच्चों तुमसे पूछे कोशिका के किस कोशिकांग में सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, एंजाइम के कारण इसमें खुद का डीएनए तथा आरएनए होता है। तुमसे पूछे बच्चों कोशिकांग या कोशिका के ऐसा कौन सा अंग है जिसमें खुद का आरएनए तथा डीएनए होता है, तो आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, इसमें श्वसन का केंद्र भी पाया जाता है। कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसमें श्वसन का केंद्र पाया जाता है, तो आंसर आता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करते हैं, इसका रंग पीला होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रंग कैसा होता है? पीला। किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण होता है। आगे देखिए, इसकी उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। जब कोशिका के अंदर जीवाणु प्रवेश करता है तो किसकी उत्पत्ति होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का विभाजन करके दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो यह है कोशिका द्रव। याद रखना बच्चों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की जरूरत होती है तो वो किस पर निर्भर रहता है? कोशिका द्रव तथा कोशिका केंद्र पर निर्भर रहता है। अब देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं और हाइड्रोजन के अणु निकलते हैं, यही क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो जब कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण होता है तो काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है।
तो बच्चों हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना। अब आगे देखिए कोशिका का अगला अंग है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में जानते हैं। इसकी खोज क्लाउड्स ने की थी, जबकि इसका नामकरण पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो राइबोसोम है ये झिल्ली रहित होता है, इसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? कोशिकांग, राइबोसोम होता है। कोशिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? राइबोसोम ही पाया जाता है। इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो आंसर क्या है बच्चों? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। बच्चों तुमसे पूछे राइबोसोम किसके बने होते हैं? मुख्य रूप से प्रोटीन तथा आरएनए के। तो आया बच्चों राइबोसोम समझ में। अगला अंग देखिए गोल्जी कोय। गोल्जी कोय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यहाँ पर याद रखना इसकी खोज क्लाउड्स ने की थी, जबकि गोल्जी कोय की खोज देखो बच्चों जैसे कि नाम से पता लग रहा है गोल्जी, तो गोल्जी कोय किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। आगे देखिए गोल्जी कोय का मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण करना होता है। गोल्जी कोय का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम का निर्माण करना। आगे देखिए प्रोटीन स्रावित करता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन कौन स्रावित करता है? तो इसका आंसर भी क्या है? गोल्जी कोय। आगे देखिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी कोय को भी कहा जाता है। इसे सभी कोशिकाओं की माँ कहा जाता है। माँ क्या होती है? जननी। माँ को हम क्या कहते हैं? जननी। तो कोशिका की जननी किसे कहा जाता है? गोल्जी कोय को कहा जाता है। ये शुक्राणु में एप्रोसोम का निर्माण कार्य करता है। तो चलिए बच्चों और समझते हैं कोशिकांग के बारे में। तो चौथा कोशिकांग है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोमा। लाइसो का अर्थ होता है केल, सोमा का अर्थ होता है बॉडी। अर्थात लाइसोसोम की हिंदी में बात करें तो लाइसोसोम का अर्थ होता है नष्ट करना शरीर को, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो शरीर को ही अपने आप में नष्ट कर ले। ओके, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताया मैंने, क्योंकि ये अपने आप को नष्ट कर लेता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। कभी कभार इसका एग्जामिनर दे के चलता है कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर भी क्या है? लाइसोसोम। यह पादप तथा जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका का वह कौन सा अंग है जो जीवाणु तथा पादपों में नहीं पाया जाता? तो वो कौन सा अंग है? लाइसोसोम ही है। आगे देखिए वर्तमान समय में कैंसर संबंधी अनुसंधान लाइसोसोम पर ही चला हुआ है। आ रहा है बच्चों समझ में? इसको याद रखना, वर्तमान समय में कैंसर संबंधी अनुसंधान किस पर चला हुआ है? तो आंसर क्या है इसका भी? लाइसोसोम। आगे देखिए अगला कोशिकांग है रिक्तिका। जो हमारा पांचवा कोशिकांग है रिक्तिका। पादप कोशिका में यह बड़े आकार का होता है। जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनके अंदर रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में यह दो होती है। जंतु कोशिका में इनकी संख्या कितनी होती है? रिक्तिकाओं की दो होती है तथा ये छोटी होती है। पादप में तो ये बड़े आकार की होती है और एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह दो होती है और आकार में छोटी होती है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो उसका आंसर भी क्या है? रिक्तिका। इसका बाहरी आवरण याद रखना बच्चों, रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। आगे देखिए टोनोमीटर। अब टोनोप्लास्ट रिक्तिका का बाहरी आवरण, इसी से मिलता जुलता शब्द है टोनोमीटर। टोनोमीटर क्या करता है? आंखों में उपस्थित द्रव को दाब में मापता है। आ रहा है बच्चों समझ में? टोनोप्लास्ट को कोशिका कठोरता प्रदान करता है। आ रहा है? आगे देखिए यह कोशिका में खनिज लवण और जल, यानी कि रिक्तिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में खनिज लवण और जल पाया जाता है। इन दोनों को क्या कहते हैं? हम रसधानी कहते हैं। ठीक है, इनका संतुलन बनाने का कार्य भी कौन करता है? रिक्तिका ही कार्य करता है। यानी कि ये कोशिका में खनिज लवण और जल का संतुलन बनाने का कार्य करता है। धन्यवाद दोस्तों।